ये है एक पेटाजूल। इस एक पेटाजूल ऑफ एनर्जी से मुंबई जैसा बड़ा शहर कुछ घंटों तक नहीं बल्कि कुछ दिनों तक आराम से चल सकता है। इतनी एनर्जी होती है सिर्फ इस एक पेटाजूल में। अब ऐसे 40,000 पेटाजूल्स इकट्ठा करो। इंडिया ने अकेले सिर्फ एक साल में इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की। ऐसे ही नहीं, इंडिया पूरे दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन चुका है। और भाई तीसरे नंबर में तो आज है जब हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एज पर द गवर्नमेंट आज से 20 साल बाद तो हमारी इकोनॉमी इससे 8 गुना और ज्यादा होगी। तब सोचो हम कितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे। शायद ये तीसरे से पहली पोजीशन में आ जाएंगे अब। लेकिन प्रॉब्लम ये कंजम्पशन नहीं है। प्रॉब्लम है कि इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए उतना सप्लाई नहीं है, और जितना है वो ज्यादातर लगभग 79% कोल पे डिपेंडेंट है। तो आगे आने वाले समय में इंडिया में ये डिमांड सप्लाई का गैप प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसके लिए सरकार काफी चीजें इंट्रोड्यूस कर रही है, कई सारे डेवलपमेंट्स कर रही है, और इसी के साथ इंडिया का एनर्जी सिस्टम भी बहुत बड़े स्केल में ग्रो होगा। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो 2026 में ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम इतने बड़े और इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करेंगे, बल्कि इस सेक्टर के किन प्लेयर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए ये भी बताएंगे। इसीलिए आखिर तक जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग ऑलरेडी इस सेक्टर के प्लेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं या उनमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। प्लेयर्स के नाम भी बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सेक्टर को हम 8 सेक्शंस में समझेंगे। सेक्शन 1, डिमांड। एज वी सॉ, इंडिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ नहीं भाग रही है। अब एनर्जी में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, गैस, रिन्यूएबल्स, ये सब। अकेले इलेक्ट्रिसिटी की ही डिमांड सिर्फ एक साल में पूरे 13% से बढ़ चुकी है, और सबसे ज्यादा डिमांड आती है इंडस्ट्रीज से, जैसे स्टील, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग। लगभग 40% इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज कंज्यूम करते हैं और 25% हाउस होल्ड्स। लेकिन जैसे जैसे एसी, अप्लायंसेस और डिजिटल डिवाइसेस का यूसेज बढ़ रहा है, हाउस होल्ड की एनर्जी डिमांड इंडस्ट्रीज से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट, ऑयल। वेरी अलार्मिंग नंबर। FY25 में सिर्फ एक ही दिन में इंडिया ने अराउंड 4.8 मिलियन बैरल्स कंज्यूम किया, जिसमें डीजल की डिमांड सबसे ज्यादा थी। और सिर्फ आने वाले 5 सालों में ही डीजल की डिमांड आज से 2 गुना होने वाली है, और पूरे ऑयल की डिमांड 4.8 से 7.2 मिलियन बैरल्स पर डे होने वाली है। मतलब डिमांड एनर्जी की हर कैटेगरी से बढ़ रही है। तो ये डिमांड को हम पूरा कैसे कर रहे हैं? कहां से इतनी एनर्जी ला रहे हैं? Which brings us to our second section, supply. सप्लाई कहाँ से पूरा हो रहा है? इसका आंसर बहुत सैड है। ये बात सही है कि हम इंडिया में भी हैवी प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर आज भी हमारे एनर्जी डिमांड का काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा होता है, लगभग 40%। ये गैप इसलिए है क्योंकि डिमांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, और कुछ केसेस में रिक्वायर्ड फ्यूल की क्वालिटी लोकल अवेलेबल ही नहीं होती। इसमें भी क्रूड ऑयल सबसे बड़ा चैलेंज है। FY25 में इंडिया की टोटल क्रूड ऑयल अवेलेबिलिटी में से सिर्फ 10% डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, बाकी का 90% इंपोर्ट से आया। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक रिजर्व्स लिमिटेड हैं और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, नेचुरल गैस भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। लगभग आधी डिमांड इंपोर्ट से आती है, मेनली LNG के फॉर्म में, क्योंकि इंडस्ट्रीज और सिटी गैस नेटवर्क्स में कंजम्पशन बढ़ रहा है। सेम विद कोल, जहां इंडिया के पास लार्ज रिजर्व्स हैं, वहां भी हम पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अराउंड 23% कोल अभी भी इंपोर्ट होता है, मेनली पावर प्लांट्स और स्टील इंडस्ट्रीज की हायर क्वालिटी नीड्स को मीट करने के लिए। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है जहां हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नॉट जस्ट सेल्फ सफिशिएंसी, अब हम नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी इंडिया का डिमांड और सप्लाई गैप बहुत बड़ा है। पर इसके क्या मेजर कारण है, इसी के बारे में है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, द स्ट्रक्चरल गैप। तो कारण कुछ ये हैं। लगभग 78% इंडिया के ऑयल और गैस रिच एरियाज अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये वो रीजन्स हैं जो जमीन के काफी गहराई में होते हैं, जहां ऑयल और नेचुरल गैस मिल सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें प्रॉपरली स्टडी या ड्रिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि इंडिया के पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनटैप्ड है, लेकिन उन्हें फाइंड और एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइम, एडवांस टेक्नोलॉजी और हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दूसरा कारण, इंडिया का डोमेस्टिक क्रूड ऑयल आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है, जिसका 10 ईयर CAGR लगभग -2.7% है। दूसरी तरफ कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल मिसमैच क्रिएट हो रहा है। तीसरा कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया अपना गैस नेटवर्क रैपिडली एक्सपांड कर रहा है, जहां टारगेट है 2034 तक 126 मिलियन से ज्यादा PNG कनेक्शंस। ये डिमांड को और पुश कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन अभी भी उस पेस के साथ मैच नहीं कर पा रही। यही सब कारण है कि इंडिया का टोटल एनर्जी कंजम्पशन पिछले डेकेड में लगभग 30% तक बढ़ चुका है, और आने वाले सालों में इंडिया ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ को लीड करने वाला है। चलो यहां तक हमें प्रॉब्लम समझ आ गई और उसका कारण भी, पर इंडिया इस गैप को कम करने के लिए आखिर कर क्या रहा है?
इस डिमांड को सपोर्ट करने के लिए इंडिया प्लान कर रहा है अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को 2030 तक 450 से 500 मिलियन टन तक एक्सपांड करने का। लेकिन ज्यादा रिफाइनिंग का मतलब है ज्यादा क्रूड ऑयल की जरूरत, जो एक्सटर्नल सप्लाई पर डिपेंडेंस को और बढ़ा देता है। मोरओवर, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने की भी कोशिश कर रहा है। एक की स्टेप है एथेनॉल ब्लेंडिंग का पुश, जहां गवर्नमेंट ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करने का टारगेट सेट किया है। इससे क्रूड ऑयल कंजम्पशन कम होता है, इंपोर्ट बिल रिड्यूस होता है और साथ ही डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ डिमांड साइड को कंट्रोल करना इनफ नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है। रियल एनर्जी सिक्योरिटी तब आती है जब कंट्री के पास स्ट्रॉन्ग बैकअप हो। यहीं पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया के पास अभी अराउंड 5.33 मिलियन टन का एसपीआर कैपेसिटी है, जो क्राइसिस सिचुएशन में मेनली 40 to 45 दिन के क्रूड इंपोर्ट्स कवर कर सकता है। सिंपल वर्ड में, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे स्टेप्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन एसपीआर शॉर्ट टर्म शॉक्स को हैंडल करने के लिए इंडिया का सेफ्टी कुशन है। पर दोस्तों, आज की सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता इतना काफी होगा। जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं, स्पेशली वेस्ट एशिया में, तो क्रूड प्राइसेस शार्पली ऊपर चले जाते हैं। अप्रैल 2026 तक इंडियन क्रूड बास्केट की प्राइस लगभग $120 पर बैरल के आसपास थी, जो दिखाता है कि ग्लोबल डिस्ट्रप्शन का इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। ये डायरेक्टली इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। हायर इंपोर्ट बिल ट्रेड डेफिसिट को वाइडन करता है और रुपी पर प्रेशर डालता है, जो रीसेंट पीरियड्स में ऑलरेडी वीक देखने को मिला है। और फिर आता है कैपिटल चैलेंज। जी हाँ, इंडिया को 2030 तक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को भी फंड करना है। ये क्रिटिकल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। ऑयल और गैस सिर्फ प्रेजेंट को फ्यूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी फंड कर रहे हैं। इसीलिए एक सोर्स से दूसरे पर स्विच करने के बजाय इंडिया सब कुछ पैरेलल में बिल्ड कर रहा है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, आज के टाइम पर इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक्चुअली कहां स्टैंड करता है? तो दोस्तों, इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ काफी फास्ट मूव कर रहा है। सोलर कैपेसिटी 2014 से 30 टाइम से ज्यादा ग्रो कर चुकी है और टोटल रिन्यूएबल पोटेंशियल 4.7 मिलियन मेगावाट से क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें सोलर का कंट्रीब्यूशन लगभग 71% है। इंडिया अब ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप कंट्रीज में रैंक करता है और इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ ही सालों में 6 टाइम से ज्यादा बढ़ चुका है। बाहर से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। कोल अभी भी सिस्टम को डोमिनेट करता है। ये लगभग 59% टोटल एनर्जी सप्लाई कंट्रीब्यूट करता है और अराउंड 74% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इनफैक्ट कोल बेस्ड पावर जनरेशन लगातार बढ़ रहे हैं और 1.3 मिलियन गीगावाट आवर से भी क्रॉस कर चुके हैं। ये क्लियर रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे रिन्यूएबल्स ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही कोल भी उनके साथ एक्सपांड हो रहा है। इंडिया की डिमांड इतनी फास्ट बढ़ रही है कि क्लीन एनर्जी ज्यादातर नई डिमांड को मीट कर रही है, ना कि एग्जिस्टिंग सोर्सेज को रिप्लेस कर रही है। साथ ही सोलर और विंड हमेशा अवेलेबल नहीं होते और स्टोरेज अभी भी इवॉल्व हो रहा है, जबकि सिस्टम को 24/7 रिलायबल पावर चाहिए होता है। ये रिलायबिलिटी अभी भी फॉसिल फ्यूल से आती है और ट्रांजिशन भी उन्हीं पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑयल और गैस से आने वाली रेवेन्यूज क्लीन एनर्जी को फंड कर रही हैं। जो हम देख रहे हैं वो को एग्जिस्टेंस है। यहाँ फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट को पावर कर रहे हैं और रिन्यूएबल फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल कैपेसिटी और 2070 तक नेट जीरो का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, लेकिन इन्हें अचीव करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज भी सिस्टम लार्जली फॉसिल फ्यूल पर ही रन करता है। और यहीं से हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये पूरा एनर्जी सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है और कौन सी कंपनीज इसे ग्राउंड लेवल से ड्राइव कर रही हैं। इट्स टाइम टू डिस्कस आवर प्लेयर्स। इंडिया का पूरा एनर्जी सिस्टम 3 लेयर्स में काम करता है, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वही स्टेज है जहां एनर्जी की जर्नी स्टार्ट होती है। यहां अंडरग्राउंड रिजर्व से ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन होता है। इंडिया में सेगमेंट मेजरली स्टेट ओन्ड प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अकेले ही कंट्री के ऑयल प्रोडक्शन का लगभग 70% और नेचुरल गैस आउटपुट का 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और केन ऑयल एंड गैस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन सब प्लेयर्स के होने के बाद भी टोटल क्रूड प्रोडक्शन सिर्फ लगभग 28.7 मिलियन टन ही है, जो डिमांड के कंपैरिजन में काफी कम है। फिर आता है मिडस्ट्रीम, जो सप्लाई को डिमांड से कनेक्ट करने वाला बैकबोन होता है।
इसमें पाइपलाइंस और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंडिया के पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा क्रूड ऑयल पाइपलाइंस हैं और 33,000 किलोमीटर से भी ज्यादा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पाइपलाइन नेटवर्क में लीड करता है, जबकि गेल गैस ट्रांसपोर्टेशन में डोमिनेट करता है, लगभग 60% पाइपलाइन नेटवर्क के साथ। ये पाइपलाइंस एनर्जी को पूरे कंट्री में मूव करती है, पोर्ट से रिफाइनरीज तक और फिर वहां से सिटीज तक। फाइनली डाउनस्ट्रीम वो स्टेज है जहां एनर्जी कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। यहीं क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरे फ्यूल्स बनाए जाते हैं और फिर पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है, जहां 23 रिफाइनरीज हैं और टोटल कैपेसिटी 258 मिलियन टन से ज्यादा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा रिफाइनर है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सेस में से एक ऑपरेट करता है। नायारा एनर्जी भी इस सेगमेंट में सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करता है। रिटेल लेवल पर फ्यूल कंज्यूमर्स तक एक मैसिव नेटवर्क के थ्रू पहुंचता है, जहां 96,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम लीड करता है। इसके साथ ही 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स और एक्सपैंडिंग सिटी गैस नेटवर्क्स एनर्जी को डायरेक्टली हाउस होल्ड्स तक कनेक्ट करते हैं। ये पूरा सिस्टम हर दिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों को सपोर्ट करता है। कोर में देखा जाए तो इंडिया का एनर्जी सिस्टम काफी हद तक इंपोर्ट्स पर रन करता है, जो इसे स्केल के हिसाब से पावरफुल बनाता है, लेकिन साथ ही ग्लोबल शॉक्स के लिए वल्नरेबल भी बना देता है। कितना वल्नरेबल ये हमें पता चलेगा जब हम इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करेंगे। दोस्तों, चाइना बिल्कुल अलग स्केल पर ऑपरेट करता है। उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 10 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स से भी क्रॉस कर चुका है, जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा पावर कंज्यूमर बना देता है। लेकिन उसने एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बेस भी बिल्ड किया है, जहां नॉन फॉसिल सोर्सेज उसकी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही लार्ज डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन भी मेंटेन करता है। इंडिया कंपैरिजन में अभी अपना एनर्जी सिस्टम बिल्ड करने के अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन मोमेंटम क्लियरली शिफ्ट हो रहा है। उसकी डिमांड किसी भी मेजर इकोनॉमी से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में इंडिया ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर बन सकता है। जहां चाइना आज स्केल और इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड करता है, वहीं इंडिया नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां आगे एक लंबा रनवे है एक मोर बैलेंस्ड और सेल्फ रिलायंट एनर्जी सिस्टम बिल्ड करने के लिए। पूरी कहानी समझ आ गई है। सो व्हाट दिस मीन्स फॉर इन्वेस्टर्स? फॉर इन्वेस्टर्स मेरा मानना है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो इस बात पर डिपेंड करती है कि कंट्री कैसे ग्रो करता है, एनर्जी इंपोर्ट करता है और साथ ही क्लीनर सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन करता है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ नॉन नेगोशिएबल है। जैसे जैसे इंडिया $35 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव करेगा, एनर्जी डिमांड हर सेगमेंट में बढ़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो या रिन्यूएबल्स। ये पूरी वैल्यू चेन में कंपनीज के लिए एक लॉन्ग रनवे क्रिएट करता है, प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक। साथ ही इंडिया के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी अभी भी काफी हाई है, स्पेशली ऑयल और गैस में। ये डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग कैपेसिटी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सिक्योरिटी में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जो कंपनीज इस एनवायरनमेंट में एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकती हैं या डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, वो लॉन्ग टर्म तक रेलेवेंट रह सकती हैं। फिर आता है ट्रांजिशन। इंडिया रिन्यूएबल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीनर फ्यूल्स में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन ये कोई सडन शिफ्ट नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स और क्लीन एनर्जी दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करती रहेंगी, जबकि न्यू एनर्जी प्लेयर्स फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक यूनिक सेटअप क्रिएट करता है। ये एक ऐसा मार्केट नहीं है जहां एक सेगमेंट दूसरे को रिप्लेस करे। ये एक सिस्टम है जहां मल्टीपल सेगमेंट साथ में एक्सपैंड करते हैं। हाँ, रिस्क भी है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, करेंसी मूवमेंट्स और रिक्वायर्ड कैपिटल का स्केल सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है। एनर्जी बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और एग्जीक्यूशन यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड को स्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है। और जब डिमांड इतनी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट हो, तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ सेक्टर में नहीं होती, बल्कि उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में होती है जो इस पूरे ट्रांजिशन को लीड करेंगी। तो आज हमने इंडिया की पूरी एनर्जी स्टोरी ब्रेक डाउन की, राइजिंग डिमांड और सप्लाई गैप से लेकर फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल्स और उन कंपनीज तक जो इस सिस्टम को पावर कर रही हैं। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, इफ यस, कौन से प्लेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.